आने वाले 2024 के चुनाव में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या उत्तर पूर्वी राज्यों की एक अहम भूमिका रहने वाली है। अक्सर ये माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन उत्तर पूर्वी राजनीति पर अपनी गहरी समझ और पकड़ रखने वाले और सिक्किम से निकलने वाले सबसे पुराने अखबार हामरो प्रजाशक्ति के संपादक अंजन उपाध्याय का मानना है कि इस बार दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर पूर्व के 8 राज्यों से होकर जाएगा। इसी श्रृंखला में सुनिए अंजन उपाध्याय का सटीक विश्लेषण उत्तर पूर्व से। न्यूज़ बिन में पूर्वांचल से मैं अंजन उपाध्याय आपको स्वागत करते हुए आज हम पूर्वांचल के राजनीति के ऊपर कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले आसाम सबसे बड़ा, ये उत्तर पूर्वांचल का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे 14 लोकसभा समष्टि है और 126 विधानसभा समष्टि है। इसी लिहाज से आसाम सबसे बड़ा जो राजनीतिक पटभूमि में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे मेन जगह है और यहाँ पे राजनीति भी उसी तरह का सबसे तगड़ा राजनीति यहाँ से होता है। और बहुत सालों से यहाँ पे भी हर एक आसाम जो यहाँ पे छात्र राजनीति बड़े लंबे समय से यहाँ पे था और यहाँ पे जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ पे आए हैं, उन लोग को ज़्यादातर का बैकग्राउंड भी छात्र राजनीति से है। और उसी वक्त अभी फ़िलहाल जो आसाम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, वो सर्बानंद सोनोवाल थे। सर्बानंद सोनोवाल भी छात्र राजनीति से आए हैं और जो असम गण परिषद अभी जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है वो भी छात्र राजनीति से आए हुए लोग थे। प्रफुल्ल कुमार महंत इसका पहले आसाम में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सबसे कम उम्र के वो मुख्यमंत्री आसाम में हुए थे। और उसके बाद जो अभी ऑल जो बोडो स्टूडेंट यूनियन का नेतृत्व है, वो नेतृत्व ने अभी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल बना लिया है और उसमें उन लोग ने अब उन लोग का जो नेतृत्व है, ये नया जो बीटीसी क्षेत्र है आसाम का, जो बोडो अध्युषित इलाका है, वहाँ पे उन लोग का पार्टी ऑटोनोमस एक काउंसिल को उन लोग वहाँ पे वहाँ का जो लोकल क्षेत्रीय जो सरकार चला रहे। तो बेसिकली आसाम में जो छात्र मूवमेंट से लोग आए हुए हैं वही आज के दिन में राजनीति का जो वर्चस्व उन लोग ले रहे हैं। और आसाम में बीजेपी का 7वां साल है और 6 साल कंप्लीट हुआ है बीजेपी का, ये 7वां साल चल रहा है। इसके पहले सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, अभी इस बार चुनाव हुआ, उसके बाद जब दोबारा बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी पाया तो वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और ये उन्होंने जो बनाया है सर्बानंद सोनोवाल को, उसके बाद बीजेपी पार्टी ने दिल्ली ले गया और वहाँ पे अभी जाके बीजेपी ने उनको जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो इलेक्शन जो कमिटी है बीजेपी का, वो दोनों कमिटी में सर्बानंद सोनोवाल को एक बहुत ही जिम्मेदारी दे के उन लोग ने इसको मेंबरशिप बना के, और सर्बानंद सोनोवाल का आज के दिन में राजनीतिक जो महत्व है वो सबसे बड़ा हो गया है। और जो अभी जो हाल ही आसाम के जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस का प्रेसिडेंट भूपेन बरान है, हेमंत बिस्वा जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर है उनके उसमें बोल रहे हैं, वो बीजेपी का वो एक बड़ा नेता बोल रहे हैं कि उन्होंने ये दावा किया है भूपेन बरान ने कि बीजेपी का बड़ा नेता ने ये कहा है उनसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसीलिए वो इतना अभी हड़बड़ कर रहे हैं, उनका जो पॉलिसी उसमें है वो इतना हड़बड़ कर रहे हैं, उसीलिए वो हड़बड़ कर रहे हैं। और 2.5 साल तक ही उन लोग का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है बीजेपी का कि हेमंत बिस्वा शर्मा 2.5 साल तक आसाम के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी बेसिस पे अभी क्या है कि बीजेपी के अंदर, आसाम के बीजेपी के अंदर 3 खेमा स्ट्रॉन्ग है। एक जो सर्बानंद सोनोवाल खेमा भी जो आसाम गण परिषद से आया हुआ उनका लॉबी जो है वो ज़बरदस्त रूप से स्ट्रॉन्ग है। अभी फिलहाल
देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपर आसाम से लेकर रंगिया में अपने जो लोग थे वहाँ पे गए हैं और वो वहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है, वहाँ पे उनको भारी जनसमर्थन मिल रहा है। और जो सेकेंड लॉबी जो है वो कांग्रेस से आए हुए जो हेमंत बिस्वा शर्मा का ग्रुप है और एजीपी के फिलहाल के एजीपी का जो ग्रुप है वो जो जहाँ पे मंत्रिमंडली है उन लोग का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ है। जो अभी बीजेपी का जो मूल पावर है वो कांग्रेस से आया हुआ लोगों के पास है और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस माने कांग्रेस जो कल्चर है वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में अभी ये सरकार में दिखाई दे रहा है। पुराने बीजेपी के लोग हैं जो आजकल उन लोग का कोई सर्विस नहीं है, वो जैसे मोबाइल में एरोप्लेन मोड में जाने से मोबाइल कोई काम नहीं लगता है, उसी तरह का बीजेपी का जो सबसे पुराना तबका आसाम का है उन लोग एरोप्लेन मोड में अभी चले गए हैं। इसीलिए जो राजनीति है एक कांग्रेस बीजेपी का जो वो है एक दबदबा है। जो यंग फोर्स तरुण गोगोई के टाइम में जो यंग जो कांग्रेस ब्रिगेड जो तरुण गोगोई ने डेवलप किया था, उनने टिकट दिया था उन लोग को, उन्होंने मंत्री बनाया था, उनने एमएलए बनाया था, वही आज बीजेपी के उसमें बीजेपी पार्टी में सर्वा उन्हीं लोग बीजेपी पार्टी को, आसाम बीजेपी पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं और चला रहे हैं। इसीलिए आज जो है यहाँ पे 3 कॉन्ट्रडिक्शंस अब दिखाई दे रहा है और ये आगामी दिन में आगामी 2024 के चुनाव तक ये कॉन्ट्रडिक्शंस कितना बढ़ेगा, उसी में आसाम का 14 सीट का जो निर्वाचन का जो चुनाव का जो प्रोसेस होगा वो दिखा जाएगा। इशू में जो है वो अमित शाह दार्जिलिंग का लोकल एक पार्टी और वहाँ का जो दार्जिलिंग के एमपी बिष्ट के साथ उन लोग का हाल ही में एक मीटिंग हुआ था और मन घिसिंग जो घिसिंग का लड़का है मन घिसिंग के साथ भी उनका अमित शाह का एक मीटिंग हुआ था। वो बागडोगरा एयरपोर्ट जब आए थे किशनगंज से होते हुए, तो पूर्णिया और किशनगंज से होते हुए जो बागडोगरा, तभी उन लोग का साथ मुलाकात हुआ था। और जो बिष्ट ने क्लेम किया है कि पीपीपी जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन, दार्जिलिंग प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बारे में उन लोग के चर्चा परिचर्चा हुआ है और ये 2024 से पहले उन लोग ये एक नया दार्जिलिंग देखने को मिलेगा बोल के नया एक इश्यूज वहाँ पे उन लोग सॉल्व करेंगे, ये दार्जिलिंग समस्या का समाधान करेंगे बोल के होम मिनिस्टर ने बात किया है। लेकिन अभी तक अगर बीजेपी वहाँ पे दार्जिलिंग में जो पहले से ही दार्जिलिंग के लोगों ने बीजेपी को एमपी जितवाया, उन लोगों ने अभी तक दार्जिलिंग के लोगों के लिए बीजेपी 8 साल हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। न तो प्रधानमंत्री ने खुद आके 11 जो नेपाली जातियों का एक समूह है उन लोग को ट्राइबल देने की मांग की थी प्रधानमंत्री होने से पहले उन्होंने, तो सिलीगुड़ी में आके वो मांग की थी, तो वो भी आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। नेपाली 11 जनजाति जो नेपाली कम्युनिटी से है उन लोग भी ट्राइबल नहीं हुए हैं। इस बार 2026 में अगर उन लोग कोई भी काम नहीं करेगा तो उन लोग ये बीजेपी को डेफिनेटली इस बार वहाँ पे हारेंगे। और क्योंकि अभी जो दार्जिलिंग का पॉलिटिक्स है एक अनित खेमा है, अनित थापा का एक खेमा है, बिमल गुरुंग का एक खेमा है और विनय तामांग का एक खेमा है और एडवर्ड का भी थोड़ा बहुत अभी पहुंच दार्जिलिंग का पॉलिटिक्स में हो रहा है। वो म्यूनिसिपैलिटी में उन्होंने बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसीलिए दार्जिलिंग का जो वोट है वो तीनों वोट मेन 3 ग्रुप जो है वो तीनों अभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है। इसीलिए वो एडवांटेज दार्जिलिंग सीट के लिए ममता बनर्जी का है। इसीलिए अगर बीजेपी ने कुछ किया तो बीजेपी के पक्ष में ये चला जाएगा। वो भावनात्मक जो दार्जिलिंग के लोग सोचते हैं वो भावना में फिर बीजेपी को जिता सकते हैं। नहीं होने से इस बार दार्जिलिंग सीट बीजेपी नहीं जीतने जा रही है। धन्यवाद।